हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। कैसे हैं आप सब? मैं रूबी सिंह आठिया। और चलिए फिर फटाफट से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका जो पार्ट सेकंड है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अब तक क्या समझ लिया? हमने अब तक समझ लिया ठोस, द्रव और गैस के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। ठीक है, अब अपने जानते हैं कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है जो हमसे पूछी जाती है, जिसका मतलब तो हमें पता होता है लेकिन जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ तरलता क्या होती है, आकार क्या होता है, घनत्व क्या होती है, संपीड्यता क्या होती है, दृढ़ता क्या होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमसे पूछी जाती हैं लेकिन हमें जो है डिफाइन करना इनको नहीं आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझते हैं पहले, फिर इनके आधार पर एक बड़ी सारी टेबल बनाएंगे ठोस, द्रव और गैस के अंदर, और फिर फाइनली ठोस, द्रव और गैस के बीच का जो अंतर होगा वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि दृढ़ता क्या होती है। दृढ़ता क्या होती है? तो सिंपल सी चीज़ है कि कोई वस्तु अपने आकार को कितना बना करके रख सकती है, वो अपने आकार को चेंज नहीं होने देती, इसी की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं। तो सिंपल सी चीज़, आप यहाँ पर इसको कैसे डिफाइन करोगे कि किसी पदार्थ को अपने आकार को बनाए रखने की प्रवृत्ति, किसी पदार्थ को, देखिए बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर, आपको मज़ा आ जाएगा। किसी पदार्थ को अपने आकार को बनाए रखने की प्रवृत्ति, क्या कहलाती है? दृढ़ता कहलाती है। और दृढ़ता बताइए जरा, ठोस में होती है, द्रव में होती है या गैस में होती है? आप द्रव को अगर किसी चौकोर बर्तन में डालोगे तो वो चौकोर आकृति ले लेगा, अगर गोल बर्तन में डालोगे तो गोल आकृति ले लेगा। तो बताओ क्या उसने अपना आकार बना करके रखा? तो आप कह देंगे बिल्कुल नहीं। वैसे ही गैस को जिस आकार के बर्तन में डालोगे उसी में वो फैल जाएगी। तो क्या उसने अपना आकार बना करके रखा? नहीं रखा। इसी तरह से अगर कोई चौकोर वस्तु है उसको चाहे आप गोल बर्तन में डाल दो चाहे चौकोर बर्तन में डाल दो, वो तो चौकोर ही रहेगी, अगर गोल है तो वो गोल ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सी कह सकते हैं कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनमें दृढ़ता होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह दोगे कि ठोस वस्तुओं में क्या होती है? दृढ़ता होती है, पहली चीज़। दूसरा जो पॉइंट आता है वो हमसे पूछा जाता है कि आकार क्या होता है। आप ये कह रहे हो कि कोई वस्तु अपना आकार बना करके रखती है तो उसे हम दृढ़ कहते हैं। ठीक है, उसे हम दृढ़ वस्तु कहते हैं। तो फिर ये आकार क्या होता है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि कोई वस्तु जिस तरह का आयतन जो है ग्रहण करती है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसका आकार। या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या हो जाता है? आकार। जैसे कोई वस्तु इस तरह का स्थान घेर रही है तो वो क्या हो जाएगी? गोल। तो इसका आकार क्या हो जाएगा? जो है वृत्ताकार हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आकार का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है? उसका आकार कहलाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब यहाँ पे आकार और आयतन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, तीसरी चीज़ आयतन। तीसरी चीज़ क्या है? आयतन। आयतन और आकार में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। आयतन का मतलब वो माप होता है कि वो कितना जो है एरिया, कितना जो है स्थान घेर रही है, यानी कि उसका आकार कितना है। ठीक है, तो आकार और आयतन लगभग एक ही चीज़ होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आयतन भी क्या कहलाता है कि कोई वस्तु है वो जितना स्थान घेर रही है वो क्या हो जाएगा? उसका आयतन, और वही हो जाएगा उसका आकार। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो आयतन का बेसिक मतलब भी यही होता है। बस सिंपल सी चीज़ है कि कोई ग्लास है तो ग्लास का आयतन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ग्लास के अंदर जितना पानी होगा वो उसका आयतन हो जाएगा। और गिलास की आकृति कैसे हो जाएगी? ग्लास का आकार कैसा हो जाएगा? जितना उसका आयतन है वही उसका आकार हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो इनमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है बस। चलिए, अब हमने दृढ़ता की बात कर ली, आकार की बात कर ली, अब हम बात करते हैं संपीड्यता की। वैसे तो हमने संपीड्यता की बात कर ली थी, तो आप फटाफट से मुझे संपीड्यता को परिभाषित करके बता दीजिए कि संपीड्यता क्या होती है। तो बेसिक सी चीज़ है
कि संपीड़ितता का मतलब हम किसी चीज़ को दबाते हैं, हम किसी चीज़ पर दाब डालते हैं तो उसके जो आयतन है उसके आयतन में परिवर्तन होने की जो प्रवृत्ति है उसे ही हम क्या कहेंगे, संपीड़ितता कहेंगे। ठीक है, तो अब बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि किसी वस्तु पर दाब लगाने पर, किसी वस्तु पर दाब लगाने पर उसके आयतन में कमी होने की, उसके आयतन में कमी होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, प्रवृत्ति ही संपीड़ितता कहलाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे अब संपीड़ितता को आप समझोगे कैसे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि आपने इस तरह से कोई बर्तन ले लिया या कोई बॉक्स ले लिया, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर आपने क्या है, कोई गैस पार्टिकल्स भरे हुए हैं, यानी कि गैस भरी हुई है। ठीक है, अब गैस है तो इसके कण काफ़ी दूर दूर होंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपने क्या किया कि ये जो बर्तन है उसके अंदर पिस्टन लगा दिया, यहाँ से एक पिस्टन लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, ये तो यहाँ से तो ओपन हो जाएगा, यहाँ से पिस्टन है। अब आप इस पिस्टन को अंदर की तरफ दबा रहे हो, यहाँ पर ये जो पिस्टन है उसको पकड़ करके आप जो है अंदर की तरफ इसको जो है धकेल रहे हो। अब जैसे जैसे आप इस पर दबाव बढ़ाओगे वैसे वैसे कणों के बीच में जगह है, ये बिल्कुल वैसे है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि मान लीजिए कि काफ़ी लोग थे, उनके बीच में बहुत सारी जगह पड़ी थी। ये बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसा कि राजस्थान की बसेज में होता है। बस वाले जो कंडक्टर होता है वो कहता है ना कि काफ़ी सवारियों के बीच में काफ़ी जगह होती है, तो वो पीछे से जब सवारियाँ चढ़ती है तो वो कहते हैं आगे चलिए, और जब आगे से चढ़ती है तो वो कहते हैं पीछे चलिए। तो वो इस तरह से होता है कि दोनों तरफ से जब वो दबाव डालते हैं तो सवारियाँ जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आकर के खड़ी हो जाती है। ठीक है, और ज़्यादा लोगों के लिए जगह बन जाती है। ठीक है, ऐसा ही तो होता है। तो ये भी वहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है कि पिस्टन को जैसे जैसे हम दबाते जा रहे हैं तो वैसे वैसे ये कणों के बीच में जगह, कण पास पास में आ जाएंगे। ठीक है, और फिर पूरा जब हम दबाव लगा देंगे, मान लीजिए कि पिस्टन हमारा यहाँ तक दबा सकते हैं, यहाँ तक दबा दिए तो बिल्कुल जो कण है वो बहुत पास एकदम पास आ गए। तो बताइए कि पहले तो इसने कितनी जगह घेर रखी थी गैस ने, इतनी, और अब इतने से जगह में आ गया, तो इसके आयतन में कमी हो गई ना। तो सिंपल सी बात है, यही प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, संपीड़ितता। ठीक है, लेकिन संपीड़ितता मैंने आपको बताई थी कि ठोस में तो बहुत कम होती है, क्योंकि ठोस में तो कण पहले से पास है। अब बस जो है पहले से ही फुल है, सवारियों से पूरी फुल है, तो क्या जो कंडक्टर है वो ये कह करके कि चलो चलो आगे बढ़ो ऐसे करके और सवारियों को चढ़ा सकता है क्या? पहले से फुल है, इतनी फुल है कि उसमें चढ़ ही नहीं सकता, तो उसमें कैसे चढ़ाएगा? ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द्रव में थोड़ी बहुत जगह पड़ी है तो थोड़ा बहुत कंडक्टर जो है कह करके 2-4 सवारी और चढ़ा सकता है, और बस अगर पूरी खाली है तो उसमें वो जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे करके और बहुत सारी सवारियाँ चढ़ा सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल रहता है संपीड़ितता का, कि ठोस के अंदर कण बहुत पास होते हैं, जितनी भीड़ होनी थी हो गई, अब उसको और दबाया नहीं जा सकता और संपीड़ित नहीं किया जा सकता। द्रव को थोड़ा बहुत संपीड़ित किया जा सकता है और गैस को तो बहुत ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है, क्योंकि उसमें संपीड़ितता बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो 3 चीज़ें जो है हमने पढ़ ली। उसके बाद लास्ट हमारी 2 ही चीज़ें बचती हैं, एक तो है गतिज ऊर्जा और एक है घनत्व। कि गतिज ऊर्जा क्या होती है और घनत्व क्या होता है। अब देखिए, गतिज ऊर्जा का मतलब है कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कोई ऊर्जा हो जाती है। किसी वस्तु, ये मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो गति कर रही है। अब कोई वस्तु जब गति कर रही है तो उस गति के कारण उसमें जो ऊर्जा आ जाती है उसे हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। और गतिज ऊर्जा का बेस्ट जो एग्जाम्पल है, चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले हमने किसको डिफाइन करना है, गतिज ऊर्जा को। तो सिंपल सी बात है, गतिज ऊर्जा का मतलब किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं।
और गतिज ऊर्जा का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अब मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त हैं, ठीक है, और आप जो है अपने घर की मान लीजिए कि आपके जो है अपने घर की छत पर खड़े हैं और आपका घर जो है वो काफ़ी ऊंचा है, मान लीजिए कि 10-12 मंजिल ऊंचा है, ठीक है। आप छत पर जा कर के उसको बॉल उतार करके दे रहे हैं। अब जैसे ही आप नीचे बॉल इस तरह से छोड़ते हैं तो आपने तो क्या छोड़ा, बॉल को बिल्कुल आराम से छोड़ा। बॉल को बिल्कुल आराम से फेंकने का क्या फ़ायदा, नीचे तो वो अपने आप चली जाएगी। तो आपने बिल्कुल आराम से छोड़ा ताकि धीरे से नीचे जाए, लेकिन बॉल क्या धीरे से नीचे जाएगी क्या, नहीं, वो धीरे 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 नीचे जाती जाती बहुत स्पीड में हो जाएगी, ठीक है। और जब नीचे आपका दोस्त खड़ा है, वो जब बॉल को कैच लगेगा तो क्या उसके हाथ में बॉल कैच आएगी, तो पहली बात तो बॉल कैच आएगी नहीं, उसके हाथ में चोट लग जाएगी। चोट लगने की वजह से उसके बॉल जो है उछल जाएगी, उसके हाथ यानी कि वो कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो चोट किस वजह से लगी, उस बॉल के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ गई थी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा, वो बॉल और आगे जाना चाह रही थी, लेकिन दोस्त के हाथों ने उस बॉल को रोकना चाहा। और जब कोई चीज़ में ज़्यादा ऊर्जा होती है और हम उसे रोकना चाहते हैं तो हमारे हाथ में चोट लगती है ना। तो इसका मतलब उस बॉल में कोई ना कोई ऊर्जा थी, और वो ऊर्जा कौन सी थी, गतिज ऊर्जा। किसकी वजह से आई ऊर्जा, उसकी गति की वजह से ऊर्जा आई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म जो है समझ लेते हैं, उसका नाम है घनत्व। दूसरी चीज़ घनत्व, लास्ट चीज़ है, बस छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको अगर हमने आज ही क्लियर करके रखा है ना तो आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 11th-12th में जैसे आप आगे जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इन चीज़ों को बस यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें दिमाग से इनको क्लियर करके चलो, ठीक है। घनत्व हमें बताता है कि किसी इकाई आयतन के अंदर, किसी वस्तु के इकाई आयतन के अंदर उसका कितना द्रव्यमान मौजूद है। अब आप कहोगे ये तो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। घनत्व क्या कहता है कि इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान मौजूद है, ठीक है। घनत्व क्या बताता है कि किसी वस्तु के इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान मौजूद है, या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित, मौजूद की जगह उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम जो है डिराइव करते हैं, उसके बाद इसका मतलब भी समझेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको कहा कि घनत्व को डिफाइन करो। आप कहोगे कि इकाई आयतन, इकाई का मतलब होता है एक आयतन के अंदर कितना द्रव्यमान है वो क्या बताएगा, हमें घनत्व बताएगा, ठीक है। मैंने आपको कह दिया कि कोई वस्तु है, इसका आयतन है v, कितना आयतन है v, ठीक है। तो बताइए जरा कि उस आयतन v का द्रव्यमान कितना होगा, तो आप कह देंगे द्रव्यमान हो जाएगा जी m, ठीक है। द्रव्यमान को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, द्रव्यमान m, ठीक है। अब मैं कह दूं कि आपको बताना है कि जब v आयतन में m द्रव्यमान है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि v आयतन में m द्रव्यमान है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को आयतन आयतन से भाग दे दिया। क्या कह दिया, आयतन आयतन से दोनों तरफ भाग दे सकते हैं ना, कोई समीकरण हो तो दोनों तरफ भाग दे सकते हैं, मैंने दोनों तरफ भाग दे दिया। अब ये आयतन और आयतन कट गया तो कितना आयतन बच गया, एक आयतन बच गया ना। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये क्या बच गया, इकाई आयतन बच गया, इकाई आयतन, क्योंकि v आयतन से v आयतन कट गया, v आयतन से v आयतन कट गया तो कितना बचा, v कट गया तो एक आयतन बच गया। तो इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान होगा, इतना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जितना द्रव्यमान उसको आयतन से भाग दे दो तो आपको पता चल जाएगा कि इकाई में कितना है, ठीक है। जैसे मैं आपको कह दूं कि 5 रुपये में 10 टॉफ़ी आती है, 5 रुपये में 10 टॉफ़ी आती है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी, तो आप 5 जितने भी टॉफ़ी हैं उसको 5 रुपये से भाग दे दोगे तो पता चल जाएगा 10/5 2 टॉफ़ियाँ आती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं कि इकाई आयतन पता करना है तो जितना द्रव्यमान पूरे आयतन का है उसको आयतन से भाग दे देंगे तो इकाई आयतन का पता चल जाएगा। और यही फॉर्मूला होता है किसका, घनत्व का।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो मुझे जो है थोड़ा सा समझाना था कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये तो आपको भूल जाना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी चीज़ का घनत्व अगर ज्ञात करना है तो वो क्या होगा, उसके द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होगा, ठीक है। द्रव्यमान को मास कहते हैं इसलिए m, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं इसलिए v, और घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं इसलिए इसको किससे डिनोट करेंगे, d से, ठीक है, dm/v, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये घनत्व का वैसे मतलब समझा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये फॉर्मूलाज में तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअल में मतलब क्या है? एक्चुअल में मतलब है कि किसी चीज़ के अंदर अगर आप उसका आकार सेम ले लो, अगर आप उसका आकार सेम ले लो तो उसके अंदर वास्तव में कितनी चीज़ मौजूद है, ये हमें बताता है घनत्व, ठीक है। जैसे अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि मैंने क्या कर दिया कि मैंने इस तरह के 2 बॉक्स ले लिए, ठीक है। इस तरह के 2 बॉक्स ले लिए, एक में तो मैंने क्या कर दिया, कोई ठोस पदार्थ भर दिया, तो ठोस पदार्थ के कण पास पास होंगे ना, बहुत सारे कण होंगे इसमें, तो अच्छी तरह से भरा हुआ है ये ठोस, बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। ये डब्बा जो है मान लीजिए कि किसी ठोस चीज़ का बना हुआ है, तो ठोस चीज़ के कण बहुत पास पास होंगे, और वही मान लीजिए कि हम दूसरा उतने ही आकार का डब्बा ले लें और उसके अंदर गैस भर दें, तो गैस के जो कण होंगे वो तो बहुत दूर दूर होंगे इस तरह से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान होता है कि किसी वस्तु के अंदर कितना द्रव्य है, कितना उसके अंदर समान कितना है, ठीक है। एक तरह से ये समझ सकते हो कि किसी वस्तु के अंदर समान कितना रखा हुआ है, ठीक है। तो बताओ इसका द्रव्यमान ज़्यादा कि इसका द्रव्यमान ज़्यादा? द्रव्य किसके अंदर होगा बताइए ज़रा। जैसे एग्जाम्पल ले लें अपने कि एक तो रुई ले ले, ठीक है, और रुई ले ली, और दूसरा हमने मान लीजिए कि एक तो इतना बड़ी जो है रुई की बॉल ले ली और इतनी बड़ी हमने किसकी बॉल ले ली, लोहे की। तो बताओ द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा? लोहे का ज़्यादा होगा, क्योंकि लोहे के कण पास पास होंगे। भारी भी तो लोहा ही होगा ना। भारी किस लिए हुआ? क्योंकि द्रव्यमान उसका ज़्यादा है, उसके अंदर कण बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसका होगा द्रव्यमान ज़्यादा, इसका द्रव्यमान कम, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान दोनों का अलग अलग, लेकिन आयतन तो सेम है ना, आकार तो सेम है, आयतन सेम है, ठीक है। तो अब बताओ जब आयतन सेम होता है किसी चीज़ का, मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं कि कोई भिन्न है हमारा, ठीक है। तो किसी भिन्न का अगर 2 भिन्न है, मान लीजिए अंश और हर, ठीक है। अगर हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो राशि बड़ी हो जाएगी ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने कह दिया 3/7 बड़ा कि 4/7 बड़ा, तो आप कह दोगे हर तो दोनों के समान है, हर को तो देखो मत, अंश को देखो। अंश जिसका बड़ा हो जाएगा वो संख्या बड़ी, तो अंश किसका बड़ा? 4 बड़ा, यानी कि ये संख्या बड़ी। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या बड़ी हो गई ना, ठीक है। तो आयतन दोनों का ही सेम है, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, यानी कि जिसका ऊपर वाली संख्या ज़्यादा होगी उसी का घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान इसका ज़्यादा तो इसका घनत्व ज़्यादा, ठीक है। घनत्व हमें बताता है कि एक छोटा सा हम आयतन ले लें, उस आयतन के अंदर कितना द्रव्यमान मौजूद है, और इसका छोटा सा आयतन ले लें तो उसके अंदर कितना द्रव्यमान मौजूद है। तो इसका घनत्व ज़्यादा क्योंकि इसमें ज़्यादा द्रव्य मौजूद है, इसमें घनत्व कम क्योंकि इसके अंदर कम द्रव्यमान उतने आयतन में मौजूद है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। घनत्व क्या बताता है कि छोटा सा आयतन ले लो, इकाई आयतन, उसके अंदर देखो कि वास्तव में कितना द्रव्य मौजूद है, जिसके अंदर ज़्यादा द्रव्य होगा उसका घनत्व ज़्यादा। एक तरह से ये सीख सकते हो आप कि जिसके अंदर भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी उसका घनत्व ज़्यादा, और जिसके अंदर भीड़ कम होगी उसको घनत्व कम कहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमने लॉजिकल तरीके से और एग्जाम्पल ले लेकर दोनों तरीक़ों से समझ लिया। आपको जैसे समझ आए वैसे समझ लेना, लेकिन याद आपको यही रखना है, ठीक है, कि इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। बस सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। घनत्व जिस कोई चीज़ जितनी सघन होगी, जितनी भीड़ भाड़ होगी उसका घनत्व ज़्यादा, जितनी भीड़ कम होगी उसको घनत्व कम, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम एक बड़ी सारी टेबल बनाते हैं, जितने भी गुण है ना उसके आधार पर ठोस, द्रव और गैस के अंदर फ़र्क जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे आगे कि क्या ठोस को गैस में या गैस को ठोस में बदला जा सकता है कि नहीं। तो
तो चलिए फिर उन सारे गुणों के आधार पर हमारी जो टेबल है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो गुण है वो है अणुओं की स्थिति, ठीक है। तो ठोस, द्रव और गैस के अंदर देखा जाए तो अणुओं की स्थिति कैसी होती है कि अणु बहुत पास पास होते हैं ठोस में, कुछ दूर होते हैं द्रव में, और बहुत दूर दूर होते हैं गैस में, ठीक है। तो ये आप कह देंगे कि ठोस में क्या होते हैं, बहुत पास पास। ये एक शॉर्ट नोट्स के टाइप से हम एक टेबल बना रहे हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप क्या करो, डायरेक्ट इस टेबल को देख करके जाओ, ठीक है। इसी से आप रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ का मतलब आपको समझ में आ गया। ठोस, द्रव और गैस में जब आप अंतर स्पष्ट कर लोगे इनके आधार पर तो आधा चैप्टर आपका इसी टेबल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत पास पास होते हैं, द्रव में कुछ दूर होते हैं, कुछ दूर होते हैं, और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। कि सिंपल सी बात है, अगर ठोस में बात की जाए तो अणुओं की स्थिति कैसी होती है, तो अणु बहुत पास पास होते हैं, द्रवों में कुछ दूर होते हैं और गैस में तो बिल्कुल दूर दूर होते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद बात करेंगे अणुओं का स्थान। अब गैस के अणु इधर उधर घूमते रहेंगे तो क्या उनका स्थान निश्चित रहेगा? द्रव बहेगा तो क्या उसके अणुओं का स्थान निश्चित रहेगा? नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या है, स्थान अनिश्चित है, ठीक है। इसमें भी अनिश्चित है। लेकिन ठोस में बताइए, कण कहीं जाते हैं क्या? चल करके नहीं जाते हैं। इसका मतलब इसमें अणुओं का जो स्थान है वो कैसा रहता है, निश्चित रहता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अणुओं की गतिज ऊर्जा। अब किसी के अंदर गतिज ऊर्जा तभी होगी जब उसकी गति होगी, ठीक है। और ठोस में तो गति बहुत कम होती है, द्रवों में थोड़ी ज़्यादा होती है और गैस में बहुत ज़्यादा होती है। कण जो है इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं क्योंकि उन कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है, वो एक दूसरे को कम पकड़ के रखते हैं, इसलिए इधर उधर घूमते हैं तो गति करेंगे तो गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो आप कह देंगे गतिज ऊर्जा जो है अणुओं की बहुत कम होती है। यहाँ पर आप कह दें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है और यहाँ पर गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो इनके कण हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आकार। क्या ठोस का आकार निश्चित रहता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, इसका जो आकार है वो निश्चित रहता है, ठीक है। जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन द्रवों को जिस बर्तन में डालेंगे वैसा ही आकार ले लेंगे, तो यहाँ पर आकार जो है वो कैसा हो जाएगा, अनिश्चित, ठीक है। आकार जो है वो अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए गैस के अंदर तो गैस का भी आकार अनिश्चित होता है और गैस का तो आयतन भी अनिश्चित रहता है। गैस का आयतन अनिश्चित, जैसे बर्तन में डालोगे उस बर्तन के आयतन के जितना आयतन है वो सब में फैल जाएगी, ठीक है। तो आयतन जो है अनिश्चित, लेकिन द्रवों का आयतन निश्चित रहता है। नेक्स्ट हम बात करें आयतन की, तो ठोस का आयतन निश्चित रहता है, जितना है उतना ही स्थान घेरेगा। द्रव भी जितना है उतना ही स्थान घेरेगा, ठीक है। कि जग में डालो चाहे ग्लास में डालो, पानी तो उतना ही रहेगा ना। लेकिन गैस को अगर जग में डालोगे तो पूरा जग भर जाएगा, गिलास में डालोगे तो भी पूरा गिलास भरा हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं तरलता की। तो ठोस में तरलता होती है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल बहते नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर लें द्रवों की, तो द्रवों में तरलता होती है, ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं, और गैस सभी दिशाओं में बहती है। तो आप कह देंगे तरलता नहीं होती, या फिर आप ये भी कह सकते हो नहीं बहते, ठीक है। यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। कोई भी द्रव हो वो ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा, ठीक है, की तरफ बहते हैं। शॉर्ट में लिख लेंगे, बढ़िया सी अच्छी सी टेबल बना लेंगे पूरे पेज पर, ठीक है, अच्छे से। या फिर A4 शीट पर अगर आप बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम गैस की बात करें तो गैस में तरलता सभी दिशाओं में फैलती है, ठीक है। तो आप कह दोगे सभी दिशाओं में फैलती है, सभी दिशाओं में फैलती है। तो ये हो गई कॉमन से जो हमने अब तक पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं घनत्व। उसके बाद किसकी बात करते हैं? घनत्व की। तो सिंपल सी बात है, घनत्व, ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है क्योंकि कण पास पास है। घनत्व क्या बताता है कि फिक्स आयतन में किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, उसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है, और ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और द्रवों का घनत्व कम होता है, तो इनका घनत्व कम और इनका घनत्व बहुत कम होता है।
ठीक है। सो अगर आप इनके बीच में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बीच में इस तरह से अगर लाइन लगाना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप पूरे में लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्मा द्वारा प्रसारण। ऊष्मा द्वारा प्रसारण, प्रसारण का मतलब होता है फैलना, प्रसारित होना, ठीक है। वैसे ही प्रसार, ठीक है, प्रसारण मतलब फैलना। अब ऊष्मा यानी कि जब हम गर्म करेंगे तो कौन सी चीज़ ज़्यादा फैलेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसी गर्मी होगी तो गैस के कण तो पहले ही गतिज ऊर्जा उनके पास ज़्यादा है, अगर उनको गर्म करेंगे तो उनके पास और गतिज ऊर्जा आ जाएगी तो वो और ज़्यादा फैलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्रसारित होते हैं, ये कम प्रसारित होते हैं, ये ज़्यादा प्रसारित होते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रसारित होते हैं। और इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सा, जो हमारा दूध होता है अगर उसको गर्म किया जाता है तो वो प्रसारित हो जाता है, यानी बर्तन से बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अंतराण्विक बल, ठीक है। अंतराण्विक बल यानी कि अणुओं के बीच में कैसा बल होता है, आकर्षण बल कितना होता है, ठीक है। तो आप कह दोगे यहाँ पर आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, अणु एक दूसरे को बांध करके रखते हैं, यहाँ पर आकर्षण कम होता है और यहाँ पर आकर्षण बहुत कम होता है, एकदम ही कम, ठीक है। तो यहाँ पे कह दोगे आकर्षण बल बहुत अधिक, आकर्षण बल बहुत अधिक, और यहाँ पर कह दोगे आकर्षण बल कम होता है, और यहाँ पर आकर्षण बल बहुत कम होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आकर्षण बल बहुत कम हो गया। सो नेक्स्टली हम पढ़ेंगे गलनांक और क्वंथनांक के बारे में, ठीक है। अब देखिए गलनांक और क्वंथनांक जो है हमारा, यहाँ पर हम एक बेसिक जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, हालांकि ये जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में से रहेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो है टेबल, उसके बाद हम गलनांक और क्वंथनांक वाले टॉपिक्स पर ही जाने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए कि गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग, यानी कि किसी चीज़ का मेल्ट होना, ठीक है। तो गलनांक का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितने टेम्परेचर पर गर्म करके उसको हम मेल्ट कर सकते हैं, यानी गला सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसका गलना, ठीक है। जैसे कि ठोस है वो द्रव में बदलेगा, ठीक है। तो ठोस द्रव में कितने टेम्परेचर पर गर्म करने पर बदल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक, ठीक है। और क्वंथनांक क्या होता है कि द्रव गैस में बदल रहा है, ठीक है। द्रव को कितना गर्म किया जाए, जैसे पानी को है तो पानी को कितना उबाला जाए कि वो जो है भाप बच जाए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि द्रव कितने तापमान पर जा करके गैस में बदलेगा उसे कहा जाता है क्वंथनांक। और गलनांक होता है कि कोई ठोस है वो कितने तापमान पर जाकर के द्रव में बदलेगा, ठीक है। अब देखिए ठोस से द्रव में जाना है और द्रव से ठोस में जाना है, तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, इनके बीच में, इनके जो अणु हैं, अणुओं के बीच में जो आकर्षण है उसे खत्म करना और जो दूरियां हैं वो बढ़ानी है। दूरी बढ़ाएंगे तभी तो द्रव बना पाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे तभी तो गैस बना पाएंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब ठोसों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है तो इनके गलनांक क्वंथनांक भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। वो अलग बात है कि किसी का गलनांक होगा किसी का क्वंथनांक होगा, उनकी हम बाद में बात करेंगे। और इनके क्वंथनांक या गलनांक कम होते हैं और इनके तो बहुत कम होते हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आप कितने टेम्परेचर माफ़ कीजिएगा, कितने टेम्परेचर पर गर्म करोगे कि अणु दूर दूर हो जाएं, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस इनमें रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विसरण। विसरण हम समझ ही चुके हैं कि जब दो पदार्थों को मिलाया जाता है तो उनके कण आपस में मिल जाते हैं और उनके आपस में मिलने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम विसरण कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठोस में कोई चीज़ कम विसरित होती है, ठीक है, लेकिन गैस, मान लीजिए कि ठोस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपने क्या किया कि एक गिलास में मिट्टी ले ली, एक गिलास में क्या ले ली, मिट्टी, और मिट्टी के अंदर आपने थोड़ा सा कलर या कुछ भी डाल दिया, ठीक है। मान लीजिए नमक डाल दिया, आपने मिट्टी ले ली, मिट्टी के अंदर नमक डाल दिया, तो वो नमक कहाँ पर जा करके जमा हो जाएगा, मिट्टी के ऊपर, ठीक है। आप चाहे उसको कितनी भी देर रख करके वेट करते रहना, लेकिन नमक ऊपर ही पड़ा रहेगा, मिट्टी नीचे ही पड़ी रहेगी, वो आपस में मिलेंगे नहीं। इसका मतलब ठोस के अंदर विसरण नहीं होता, अपने आप अणु मिलते नहीं है। वही नमक आप पानी में जाके डाल दो, थोड़े टाइम बाद आपको पानी के अंदर उस नमक का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो ऊपर से नमक डाला है वो इस पूरे नमक के जो अणु हैं वो टूट करके इस पूरे पानी के अंदर घुल जाएंगे। यानी कि इसके अंदर विसरण जो है ठोस के अंदर तो होता नहीं है, तो हम कह देंगे कम विसरण होता है, और वो भी बहुत कम होता है, होगा ही नहीं, ठीक है, बहुत कम होगा। और यहाँ पे विसरण अधिक होता है, विसरण
अधिक होता है। और गैस के अंदर तो अणु बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और जो है गतिशील भी रहते हैं हर वक्त। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर बहुत अधिक विसरण होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पर बहुत अधिक विसरण होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बर्फ़ जो होती है वो जल के ऊपर क्यों तैरती है, किस वजह से तैरती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं। ये टेबल आप फटाफट से बना लीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि बर्फ़ के टुकड़े जो है वो पानी की सतह के ऊपर तैरते क्यों हैं। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और हर किसी को ये क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इस क्वेश्चन पर, क्योंकि सच में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक नॉलेज जो है ना इसकी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी काफ़ी लोगों को नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं। देखिए बेसिक रूल क्या होता है कि जिन चीज़ों का घनत्व पानी से कम होता है वो चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हैं। जिनका घनत्व पानी से ज़्यादा हो जाएगा वो पानी के अंदर डूब जाएंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बर्तन ले लिया आपने और बर्तन के अंदर आपने क्या कर लिया, पानी भर लिया। ठीक है, पानी के अंदर आपने कोई ऐसी चीज़ डाल दी जैसे थर्माकोल के कुछ भी टुकड़े डाल दिए, तो उनका घनत्व तो क्या होगा, पानी से कम होगा, तो वो पानी के ऊपर तैरेंगे। ठीक है, लेकिन इसी के बजाय आपने जो है कोई सुई डाल दी, उतने ही आकार की सुई अगर आपने डाल दी तो वो इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, नीडल, ठीक है, तो वो इसके अंदर चली जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि उस सुई का जो घनत्व था वो ज़्यादा था। ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही चीज़ रहती है कि घनत्व जिसका ज़्यादा वो डूब जाएगी, जिसका कम वो तैरेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम अभी अभी पढ़ करके आए हैं कि ठोस और द्रव के अंदर अगर देखा जाए, ठोस और द्रव के अंदर देखा जाए, ठीक है, पानी को द्रव के रूप में ले लेते हैं, यानी कि पानी की जगह हम जल लिख लेते हैं। ठीक है, और ठोस के रूप में जल का ही ठोस रूप कौन सा हो जाएगा, बर्फ़ हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है। ठोस का घनत्व ऑलमोस्ट जो है वो घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा, और द्रव का घनत्व कम होता है। अगर इस लॉजिक के अंतर्गत चलें तो बर्फ़ का घनत्व क्या होना चाहिए, ज़्यादा। बर्फ़ का घनत्व क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और जल का घनत्व क्या होना चाहिए, घनत्व कम होना चाहिए। समझ में आ गया आपको। ठीक है, कि बर्फ़ का घनत्व ज़्यादा होना चाहिए और जल का घनत्व कम होना चाहिए, क्योंकि ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें अणु पास पास होते हैं, लेकिन द्रव के अंदर घनत्व कम होते हैं क्योंकि अणु दूर दूर होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस लॉजिक पर यहाँ पर चला जाए तो बर्फ़ का घनत्व ज़्यादा, तो बर्फ़ जल के अंदर डूब जानी चाहिए, क्योंकि जल से ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ें तो जल के अंदर डूबती हैं, लेकिन बर्फ़ तो जल के ऊपर तैरती हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में तो बर्फ़ डूबनी चाहिए लेकिन बर्फ़ तैरती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों तैरती है। तो अब इसका कारण जान देंगे ऐसा एक्चुअल में होता गया है। ऐसा क्या हो जाता है यहाँ पर कि ये जो है जो डूबनी चाहिए वो तैरने लग जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि वो रूल गलत नहीं होगा, वो रूल तो सेम ही रहेगा कि जिसका घनत्व कम है वो तैरेगा और जिसका घनत्व ज़्यादा है वो जो है डूब जाएगा। ठीक है, वो कंसेप्ट तो सेम रहेगा। ठीक है, पानी वाला तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जल है और जल के अणु मान लीजिए कि इस तरह से थोड़े थोड़े दूर दूर पड़े, थोड़े थोड़े दूर दूर पड़े हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इनको एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करते हैं ताकि ये क्या बना ले, बर्फ़ बना ले। ये क्या बना ले, बर्फ़। जैसे ही ये बर्फ़ बनाएंगे तो ये अणु पास पास आते हैं, और जैसे ही ये अणु पास पास आते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये पास पास आते हैं इनको लालच आ जाता है, और इनको लालच आता है और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बंध क्या होता है, देखिए क्या होता है हाइड्रोजन बंध, कि आपका जो है H2O इस तरीके से होता है, H2O इस तरीके से होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ ऐसे डीलिंग हो जाती है कि इनके बीच में इस तरह से एक बंध बन जाता है, और जब भी बंध बनता है परमाणुओं के बीच में तो उनको बंध बनाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है।
और वो जगह चाहिए होती है, इसलिए ये क्या करते हैं कि जैसे ही नज़दीक आते हैं वैसे ही बंद बनते हैं तो ये दूर जाएंगे, और ये इतने दूर चले जाते हैं कि इनके बीच में इस तरह से बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, इस तरह से, लगभग इस तरह से। ठीक है, तो अब बताइए ज़रा कि ये इनका जो है यहाँ पर इनके बीच में ज़्यादा जगह है या इनके बीच में, तो आप कहेंगे इनके बीच में जगह है। हालांकि ये ठोस तो बन गया, ये ठोस तो बन गया, इनके परमाणु पास पास तो आए थे, इनके परमाणुओं के बीच में आकर्षण भी ज़्यादा है, हालांकि बॉन्डिंग भी है। यहाँ पर तो अलग अलग पड़े थे H2O, यहाँ पर बॉन्डिंग है, और जहाँ पर बॉन्डिंग है उसको सॉलिड तो कहेंगे। ठीक है, सॉलिड कहेंगे। बर्फ़ सॉलिड नहीं होती क्या? बिल्कुल सॉलिड होती है। उनके बीच में बर्फ़ पर कभी चोट मार करके देखना, आपके हाथ पर चोट लगेगी। अगर आप कराटे प्लेयर हैं तो आपको वो थोड़ी अलग चीज़ है, वो थोड़ा अलग केस है, अदरवाइज हमें चोट लगेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच में बहुत सॉलिड जो है बंधन बना हुआ है। ठीक है, बॉन्डिंग की हुई है, इन दोनों ने हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि ठोस तो ये बन गए, लेकिन फिर भी इनको बंद बनाना, और बंद बनाने के लिए इनको जगह चाहिए। ठीक है, और जैसे ही जगह चाहिए तो ये दूर हो जाएंगे, और जैसे ही दूर होंगे तो इनका क्या हो जाएगा? आयतन ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इस यानी कि इनसे ज़्यादा आयतन इसका हो जाएगा, तो जल से ज़्यादा आयतन बर्फ़ का हो जाएगा, जल से ज़्यादा आयतन बर्फ़ का हो जाएगा। और जब बर्फ़ का ज़्यादा आयतन हो जाएगा, आपने देखा होगा जब भी आप बर्फ़ जो है जमती हुई देखते हो ना फ्रिज में, तो आपने जो है बर्तन को जितना भरा है उससे ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी आपको। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझ लेते हैं, फिर उसको एक एग्जाम्पल से हम और समझेंगे। ठीक है, अब देखो फिलहाल मान लो कि हाँ इसका आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया तो क्या होगा? घनत्व क्या होता है बताइए ज़रा? घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पिछले अभी तो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो देखो नीचे वाला, जब किसी राशि में हर राशि बढ़ जाती है, यानी कि हर बढ़ जाता है तो पूरी राशि घट जाती है ना। हर जब बड़ा हो जाता है तो पूरा भिन्न छोटा हो जाता है। ठीक है, तो जब आयतन बढ़ गया तो घनत्व कम हो गया, तो इसका घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। जल का घनत्व ज़्यादा हो गया, और जिसका कम घनत्व है वो तो तैरेगा। ठीक है, इसीलिए बर्फ़ जो है इस पर तैरती है। तो आपको आंसर क्या देना है? बर्फ़ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, जिसकी वजह से उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है तो इसका मतलब उसका घनत्व जो है जल से कम हो जाता है, इसीलिए वो जो है जल के ऊपर तैरती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसको थोड़ा सा किसी एग्जाम्पल से हम समझें कि हमें वास्तव में पता चले कि हाँ इससे इसका जो आयतन है, इनसे इनका जो आयतन है वो जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको वो टाइम याद करना होगा जब प्रेयर टाइम में आप जो है दोस्त सारे जो है मिल करके बातें कर रहे होते हो। ठीक है, प्रेयर स्टार्ट होने से पहले असेंबली में आप जा करके सारे के सारे जो फ्रेंड्स हैं वो मान लीजिए, चलिए इस तरह से लेते हैं कि मान लीजिए सारे के सारे जो दोस्त हैं वो इस तरह से अलग अलग खड़े थे। ठीक है, कुछ दोस्त जो है इस तरह से बहुत पास पास खड़े थे। ठीक है, लेकिन फिर भी बीच में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस थी, बीच में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही प्रेयर स्टार्ट होती है तो आपको कहा जाता है कि सभी सेट हो जाओ, सभी जो है एक दूसरे के साथ मजबूत बॉन्डिंग बना लो। ठीक है, या फिर आप कभी गेम खेलने गए होगे तो आपने मान लीजिए कि सर्कल बनाया होगा, सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, तो बताइए ज़रा कि वैसे आप दूर दूर खड़े होते हो तब आपको ज़्यादा जगह घेरनी पड़ती है, या फिर हाथ पकड़ के आप खड़े होते हो तब? तो आप कह दोगे जब हाथ पकड़ के हम सर्कल बनाते हैं ना इस तरीके से, जब हाथ पकड़ के हम इस तरीके से सर्कल बनाते हैं सभी दोस्त, तो हमें बहुत सारा एरिया चाहिए होता है, और ऐसे हम चाहे कितनी भी डिस्टेंस बना करके खड़े हो जाएं, वैसे में हमें क्या चाहिए होता है? बहुत कम जगह चाहिए होती है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम कई सारे दोस्त इस तरह से खड़े हो जाएं थोड़ी थोड़ी जगह पर, तो हमें उतनी जगह नहीं चाहिए होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हालांकि डिस्टेंस तो हमारी यहाँ पर थी, हम एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं थे, हमारे को अलग अलग किया भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हमने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लिया, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा जगह घेरी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि यानी यहाँ पर इन्होंने हाथ पकड़ के एक दूसरे को सॉलिड तो बना दिया, एक दूसरे को पकड़ तो लिया ताकि उसको तोड़ा ना जा सके, वो सॉलिड बन जाए, ठोस बन जाए, लेकिन फिर भी उनका आयतन बढ़ गया। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है ऐसा समझने का कि जब दोस्त साथ साथ खड़े हैं तो ठीक है वो ठोस नहीं है, वो द्रव है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ठोस बनने का सोचते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तो हाथ पकड़ने के लिए उन्हें जो है इस तरह से बीच में जगह चाहिए होगी ना,
बीच में जगह चाहिए होगी, सभी पूरा सर्कल बनाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए वैसे ही इनको जगह चाहिए होती है और आयतन जो है इनका बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है बर्फ का तो घनत्व कम हो जाएगा और बर्फ के टुकड़े पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे। तो ये आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट था। सच बताना आपको समझ में आ गया ना? अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो हम लाइव सेशन में इसको जो है और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आप वहाँ पर थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि समझ में नहीं आया, ठीक है? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इसी के साथ मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। शायद एक पार्ट में हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सा पोर्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। साइंस में बहुत सारी नई नई चीज़ें हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।